फाइनेंस बिजनेस जबरदस्त करना है तो 15 बहुत इंपॉर्टेंट सलाह आप लोगों को बताने वाला हूं, और ये चीज अगर आप नोट कर लेते हो और सच में इंप्लीमेंट कर लेते हो तो जबरदस्त हो जाएगा, मजा आ जाएगा बिजनेस में, और बिजनेस 100 गुना ग्रो भी कर सकता है। तो सबसे पहला पॉइंट है डीप इंडस्ट्री नॉलेज। इसका मतलब अगर आप सिर्फ काम का नॉलेज रखे हो ना, तो हो सकता है कि आज आप 2 पैसा कमा लोगे, लेकिन आगे बढ़ने के लिए बहुत मुश्किल है। अगर आप इंडस्ट्री का नॉलेज रखते हो और इंडस्ट्री कहां मूव कर रही है और वहां पर कौन कौन से चैलेंजेस हैं आज और कौन से आने वाले हैं, ये सारी चीजें आप समझ जाते हो, तो फिर आपका बिजनेस जबरदस्त हो सकता है। लेकिन सर मैं तो व्यापार अभी चालू कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंडस्ट्री नॉलेज आपको 100% लेना है। वर्क एक्सपर्टाइज जरूरी नहीं है क्या? बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन सर हर काम आपको करना पड़ेगा क्या? बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा, आप टीम बना सकते हो, लेकिन आपको सब चीज एक बार जरूर पता रहना चाहिए। बिल्ड ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी। आपको अपने बिजनेस में ट्रस्ट को बहुत ज्यादा वैल्यू देना पड़ेगा, इसीलिए मैं इतनी जल्दी से ये वाले पॉइंट को बता रहा हूं, क्योंकि ट्रस्ट अगर नहीं है तो कोई 1 रुपया छोड़ो 100 रुपए का भी काम नहीं करने वाला। आप कितना भी सस्ते में कोई सामान बेच रहे होंगे, सर्विस बेच रहे होंगे, कोई नहीं आने वाला। ट्रस्ट है तो फिर आप जो ऑफर कर रहे होगे उनको ये ट्रस्ट होगा कि आप सही कर रहे होगे, आप ऑनेस्ट डील कर रहे होगे, आप एथिकल डील कर रहे होगे, और आप क्लियरली बताओगे, ये उनका एक्सपेक्टेशन रहेगा। ये ट्रस्ट ही फ्यूचर में जाकर ब्रांड बनता है। तो ट्रस्ट जनरेट करना सबसे बड़ा काम है आपका। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच। आप जो भी करने वाले हो कस्टमर को ध्यान पे रख के करो। हमारा कस्टमर कहां रहता है, हमारा कस्टमर कौन है, उसका डेमोग्राफिक्स क्या है, वो क्या सोचता है, वो जॉब वाला है वो, या फिर वो छोटा सा बिजनेस करता है, या फिर वो रेडी वाला है, कौन है आपका कस्टमर। फाइनेंस बिजनेस में ये पता रहना चाहिए। सही जगह पर आप पहुंचो अपने कस्टमर को लेने के लिए, सही जगह पर आप अपने कस्टमर को खोज सकते हो। और कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच ये कहता है कि आपके सारे प्रोडक्ट या सर्विसेज कस्टमर के फायदे के लिए, कस्टमर के लिए बनना चाहिए, टेलर मेड होना चाहिए, ना कि इंडस्ट्री में कोई और कुछ कर रहा है सेम एज इट इज कॉपी कर दिया, लेकिन उनके कस्टमर अलग है, आपके कस्टमर अलग है, मैच नहीं करेगा, आप फेल हो जाओगे। कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच रखना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट। अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट जबरदस्त है तो आपका बिजनेस डूबेगा नहीं। हर किसी को डर लगता है ना, पैसा लगा रहा हूं डूब गया तो देखा जाएगा। इतना रिस्क लेने का जरूरत नहीं है। अगर कोई मर गया तो क्या होगा, उस बंदे का इंश्योरेंस करा दो। अगर आपके बिजनेस में कुछ एसेट्स हैं और आपके ऑफिस में बहुत सारे सामान है, 8-10 लाख का फर्नीचर लगा दिए, कंप्यूटर लगा दिए, उसमें डेटा है, ये सारे चीजों का इंश्योरेंस कराना भी रिस्क मैनेजमेंट हो सकता है। अगर आपने ऐसा सिस्टम बनाया, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बनाया कि वहां पर फ्रॉड होने के चांसेस कम हो जाते हैं, तो भी ये रिस्क मैनेजमेंट है। किसी भी तरीके का रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क हो, नॉन फाइनेंशियल रिस्क हो, ये सारे तरीके के रिस्क को मैनेज करने के लिए जो जो स्टेप हो सकते हैं आपको जरूर लेना चाहिए। याद रखना, फाइनेंस बिजनेस वाले हो आप, स्पेशल बिजनेस वाले हो, और आपको ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। कंप्लायंस एंड लीगल एडेरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप समय पर कंप्लायंस नहीं करते हो आपको बहुत लंबी पेनल्टी लग सकती है। पूरे डिपार्टमेंट हमेशा नजर पे रहते हैं, सोचते हैं कि कहीं पर कोई गलती कर जाए हम लोग उसको जाकर दबोच ले, पुलिस वाला दबोच ले, या फिर जो पब्लिक है जो आपको पैसा नहीं देना चाहती, क्योंकि पैसा हर कोई लेना चाहता है, लोन हर कोई लेना चाहता है, चुकाना कोई चाहता ही नहीं है। लेकिन अगर आप 100% कंप्लायंस किए होगे, लीगल एडेरेंस आपका प्रॉपर है, आपने अपनी बैलेंस शीट प्रॉपरली बनाई होगी, अगर बैलेंस शीट में 1000 लोग हैं जिनसे पैसा लेने, उनके नाम और उनके अमाउंट आपने दिखा रखे हैं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बैलेंस शीट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि रिसेंटली एक केस हुआ था कोर्ट में। वहां क्या हुआ कि वो बंदे ने बोला कि सर ये जो कंपनी है ना, इसको मेरा कोई पैसे का लेन देन बनता ही नहीं है। तो बोले ये कैसे प्रूव कर सकते हो? बोले कि सर उनका बैलेंस शीट निकाल कर देख लो, पिछले साल मेरा कोई नाम लिखा है क्या उसमें? सच में नहीं लिखा था। क्यों? क्योंकि बैलेंस शीट इन्होंने बनाई ढंग से है ही नहीं, सीए को प्रॉपर डेटा दिया ही नहीं, इन्होंने अपने बैलेंस शीट चेक करी ही नहीं। जिससे पैसा लेना है वो तो डाल दो, क्योंकि कोर्ट केस जब होगा उस समय आपको परेशानी होने वाली है। इसके अलावा अगर कंप्लायंस प्रॉपर नहीं है, 2-3 साल से कंप्लायंस नहीं किया किसी कंपनी ने, तो कोई भी व्यक्ति बोल सकता है सर ये जब अपना लीगल कंप्लायंस नहीं कर रहा है तो मेरे से लिया हुआ पैसे का सही अकाउंटिंग किया होगा, क्या गारंटी है? तो आपको 100% लीगल कंप्लायंसेस भी करने हैं, हर जगह पे आपको विजिलेंट भी रहना है, सॉफ्टवेयर भी अपडेट रखने हैं और डेटा को संभाल के रखना है, कंप्लायंस 100% करना है। नेक्स्ट पॉइंट है सर्विस डाइवर्सिफिकेशन। इसका मतलब ये हुआ, हो सकता है कि आपका कोई हीरो प्रोडक्ट है। हीरो प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट है जो सबसे ज्यादा सेल होता है। कोई हो सकता है पर्सनल लोन बहुत अच्छा सेल कर रहा होगा, कोई एजुकेशन लोन सेल कर रहा होगा, या सेल वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि फाइनेंस बिजनेस है तो उसमें सेल क्या होगा, आप सही लोन दे रहे होगे वही सेल है, राइट? तो आपको प्रोडक्ट भी नए नए बनाने पड़ेंगे, क्योंकि हो सकता है कोई हीरो प्रोडक्ट में आपका देखकर कोई दूसरा बंदा आपसे बेटर ऑफर दे दिया, तो आपका जिसके दम पे पूरा आपका ऑफिस, आपका जो बिजनेस खड़ा है वो हो सकता है धस जाए। लेकिन आप अपना वेरिएंट भी चेंज करते रहिए, अलग अलग वेरिएंट बनाइए, अपने सर्विसेज का नया नया डिस्क्रिप्शन बनाइए, क्योंकि जैसे मैंने पहले बोला कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच अगर आप रखोगे, नया नया सोच आपके अंदर आने लगेगा। और सोचना जरूरी है, नया प्रोडक्ट और सर्विस बनाना जरूरी जो यूजफुल हो उनके और हमारे लिए भी
फायदेमंद। नेक्स्ट पॉइंट है टेक्नोलॉजी आपको बहुत ज्यादा यूज करने का जरूरत है। इसका मतलब सीआरएम जरूर रखिएगा, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का जो सॉफ्टवेयर है वो जरूर रखिए, अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर जरूर रखिए। अगर आपका जो रूटीन ट्रांजैक्शन है वो सॉफ्टवेयर आपके पास नहीं है तो बहुत बड़ी दिक्कत है, इसको भी रखिए। अगर ये तीनों चीजें एक प्लेटफॉर्म पे आ सकती है, एक ही सॉफ्टवेयर में मिल सकता है, वो भी ट्राई करिए। डेली का रिपोर्टिंग आप उसको टेक्नोलॉजी के अंदर में क्लाउड में भी रख सकते हो। इसके अलावा आप अपने ऑफिस में हर काम के लिए जहां जहां पर टूल्स एंड टेक्निक्स पॉसिबल है, टेक्नोलॉजी पॉसिबल है, उसको यूटिलाइज करने का कोशिश करिए, सॉफ्टवेयर यूटिलाइज करने का कोशिश करिए। इवन आपका जो मीटिंग है, मीटिंग के लिए भी टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हो। हर किसी को उठकर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जहां जहां टेक्नोलॉजी यूज करोगे वहां वहां समय बचेगा। इसके साथ ही आजकल आप देखेंगे फाइनेंस बिजनेस में जो वेरिफिकेशन होता है वो ऑनलाइन तुरंत सामने से वेरिफिकेशन होता है, रियल टाइम लोकेशन लेकर डालता है। वो पर्सन जिससे मीटिंग करने जा रहा है वो पर्सन का एक शॉर्ट इंटरव्यू भी डाल देता है थोड़ी देर का, कि हाँ भाई ये मेरे पास आए थे दीपंकर जी और इन्होंने मुझे बताया फाइनेंस के बारे में और रेट भी बता दिया, अमाउंट भी बता दिया, मैं संतुष्ट हूं, इसके आगे की अगली कार्रवाई करने वाली हूं। बटन दबा दिए, क्लाउड में स्टोर हो गया। तो हमको यह पता करने की जरूरत नहीं कि क्या वो सच में गया था और जाकर काम किया या नहीं किया। इसी तरीके से हर काम के लिए आप टेक्नोलॉजी को यूज जरूर करिए। नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्रैटेजिक नेटवर्किंग। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए है क्योंकि अगर हम लोग नेटवर्किंग नहीं करेंगे तो फिर हमारे पास में सोर्सेज बढ़ेंगे नहीं, रुतबा बढ़ेगा नहीं और कनेक्टिविटी बढ़ेगी नहीं। ये रुतबा क्या हो गया? क्योंकि हमारे पास में कनेक्टिविटी बढ़ेगी नहीं, और ये कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर आप केवल मार्केटिंग वाले लोगों को रखिए, वो एक स्तर के लोग हैं जो एक्सपर्ट होंगे या फिर एक्सपर्ट नहीं होंगे, वो खोजेंगे आपके लिए, तैयारी करेंगे लोगों को बुलाने का, वो कहीं ना कहीं से मार्केटिंग करके लोगों को लेकर आएंगे, वो कस्टमर होंगे। लेकिन आप समझो एज ए ओनर, एज ए फाइनेंस बिजनेस के ओनर, आपको बड़े बड़े लोगों के साथ भी कनेक्ट करने, अलग अलग बिजनेसमैन के साथ कनेक्ट करने, अलग अलग नए डील्स करने हैं। हो सकता है कि आपको पूंजी लानी हो, कैपिटल का जुगाड़ करना है, आपको 10, 20, 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो क्या करेंगे? तो आपको बहुत स्ट्रैटेजिकली आपको नेटवर्किंग करना पड़ेगा। जिम में जाइए, जबरदस्त जिम में जाइए जहां पर देखिए बड़े बड़े लोग रहते हैं, बड़े लोग इन द सेंस जिससे आप कनेक्ट होने से आपका फायदा हो सकता है, उनसे दोस्ती हो सकती है। BNI जैसा प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर सकते हैं, BNI, यंग इंडिया, ऐसे बिजनेस नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म होते हैं जहां पर अलग अलग बिजनेस ओनर्स आपको मिलते हैं, वहां पर ज्वाइन कर लीजिए। इसके अलावा कुछ एसोसिएशंस हो सकते हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो सकता है, वहां ज्वाइन कर लीजिए। आप किसी समाज में है तो समाज में भी एक्टिव पार्टिसिपेशन का प्रयास करिए ताकि वहां पर भी आपका एक रिकॉग्निशन हो। ये ब्रांड बिल्डिंग में भी काम आता है और नेटवर्किंग में भी बहुत ज्यादा काम आता है। फाइनेंस बिजनेस में ये बहुत जरूरी है ताकि आप अलग अलग लोगों से कनेक्टेड रहें। बहुत समय जरूरत पड़ेगी, कब बताऊंगा। नेक्स्ट पॉइंट है कंटिन्यूअस एजुकेशन। आपको लगातार सीखते रहना पड़ेगा। अगर कोई भी नया रूल्स आ रहा है तो आपको उसको ठीक से समझना पड़ेगा। कोई भी नया चेंजेस आ रहा है, अमेंडमेंट्स आ रहा है, आरबीआई को आपको देखते रहना पड़ेगा। फाइनेंस बिजनेस वाले हो, आपको स्टेट लॉ को भी देखते रहना पड़ेगा। इसी तरीके से आपको अपने व्यवहार में, अपने काम में, अपने तरीकों में, अपने प्रोसेस में भी नए नए लर्निंग की जरूरत है। मार्केटिंग का नया टेक्निक आपको सीखने की जरूरत पड़ सकती है, सेल्स का नया टेक्निक आपको सीखने की जरूरत पड़ सकती है। हो सकता है कि डिपार्टमेंट हैंडलिंग एक ऐसा चीज है जो आपको आता नहीं, हो सकता है पब्लिक स्पीकिंग आपको नहीं आता। पब्लिक स्पीकिंग का मुझे क्या जरूरत है? आप पब्लिक से जो बात करते हो वही पब्लिक स्पीकिंग है, लेकिन आपको बहुत सारे जगह पे कन्विंस करना पड़ता है। आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से बुलावा आएगा तब भी आपको कुछ जवाब देने पड़ेंगे। आप आपके अगर 100 एम्प्लॉय हो गए, वहां पर भी खड़े होकर आपको अपनी बात को इस तरीके से रखना पड़ेगा कि लोग आपसे जुड़ पाए। तो कंटिन्यूअस लर्निंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला इंपॉर्टेंट चीज है, हम फाइनेंस बिजनेस कर रहे हैं तो फाइनेंस बिजनेस के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत ज़्यादा जरूरी है। हमारे पास में कब कब पैसे आने वाले हैं और कब कब हम देने वाले हैं। अगर वो पैसे नहीं आए जिस दिन आने वाले थे तो उस दिन हमारे पास उसके अलावा अल्टरनेटिव अरेंजमेंट क्या है, ये सारी चीज़ें पता रहनी चाहिए। 1 साल का फाइनेंशियल प्लान हमारे पास होना चाहिए, 2 साल का होना चाहिए, 3 साल का होना चाहिए। आने वाले 5 साल में क्या क्या चीज़ें आप करने वाले हो, उसके लिए पैसे का जुगाड़ क्या है, कस्टमर कितने हैंडल करने वाले हो, प्रॉफिट कितना होने वाला है, वो प्रॉफिट हमारा रियलाइज्ड कितना रहेगा, अनरियलाइज्ड कितना रहेगा, कितना हमारे बुक्स में रहेगा और कितना हम लोग सामने आगे बिजनेस को ग्रो करने के लिए यूज कर सकते हैं, कितना हम लोग को इंटरेस्ट में बांट देना पड़ेगा आउटसाइड स्टेक होल्डर और कैपिटल वालों को। ये सारी चीज़ों का एक प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग आपको करना पड़ेगा। बिजनेस प्लान का एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ जो आपको बहुत ज़्यादा फायदा देने वाला है, उसको ज़रूर देखिएगा। फाइनेंशियल प्लानिंग भी उसका एक हिस्सा है। नेक्स्ट पॉइंट है एडेप्टेबिलिटी एंड इनोवेशन। कोई भी नया लॉ आ गया है तो घबराओ, चिल्लाओ, दौड़ो मत, आराम से समझो कि इसको किस तरीके से किया जाए। अब आप सोचो कि जो आरबीआई का रूल आया एनबीएफसी को 2 करोड़ से 10 करोड़ करने का, उसने तो फेज दिया ना,
कि भाई 31 मार्च 25 तक इतना करना है, 31 मार्च 27 तक इतना करना है, 10 करोड़ हो जाना चाहिए, ये सारे चीजें दी। अगर आप आज चिल्ला लोगे तो आपकी कंपनी बंद हो जाएगी, जीरो में चले जाएगी। लेकिन अगर थोड़ा सा समझदारी करते हो, सेल करते हो, तो हो सकता है कि बहुत सारे पैसे आपको मिल जाए। अगर आप उसी पे बिजनेस करने का सोचते हो तो आपको स्टेक होल्डर मिल जाएंगे अगर आपके पास आरबीआई का लाइसेंस है। अगर आप निधि का रूल्स पुराने वाले हो और नए रूल्स के कारण आपको परेशानी हो रही है, उस रूल से बाहर आने के लिए भी, उस रूल्स को फॉलो करने के लिए भी आपको एडेप्टेबिलिटी की जरूरत है। इनोवेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनोवेशन हर चीज में, आपके तरीकों में भी, आपके कस्टमर डीलिंग में भी, आपके व्यवहार में, और साथ ही साथ में आपके ट्रांजैक्शन में भी इनोवेशन होना चाहिए। कस्टमर एक्सपीरियंस में इनोवेशन होना चाहिए। कस्टमर के साथ जो डीलिंग होती है उसमें इनोवेशन होना चाहिए। हर जगह नई चीजों को इंप्लीमेंट करने का कोशिश करिए जो कि प्रोग्रेसिव हो, पॉजिटिव हो, यूजफुल हो। नेक्स्ट पॉइंट है फोकस ऑन ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग। लोग ब्रांडिंग मार्केटिंग छोड़ देते हैं। फाइनेंस का धंधा है, पैसा लिए हैं, पैसा दे रहे हैं, ब्याज कमा रहे हैं, कोई चिंता नहीं। जिस दिन नहीं हो रहा है उस दिन प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन अगर बिजनेस में बहुत हजारों करोड़ का भी काम आप कर जाओगे ना, तो भी आपको सेटिस्फैक्शन नहीं आएगा। देखना, जो बहुत बड़ा बिजनेस करते हैं ना, उसके बाद बोलते हैं सर सब चीज तो ठीक है, ब्रांडिंग प्रॉपर नहीं है, पैसा हम लोग किसी भी तरीके से जुगाड़ कर लिए थे, कैसे भी बांट दिए थे, लठेत से पैसा वसूल कर लिए थे, और इसी कारण हम लोग ने ब्रांडिंग में कभी ध्यान नहीं दिया। मार्केटिंग का जरूरत नहीं पड़ा, 10 20 50 लोगों से मार्केटिंग कर लिया। और एक्चुअली वो ये कहना चाहता है कि सर मेरे पास कोई सिस्टम नहीं है, ना मार्केटिंग का सिस्टम है, ना ब्रांडिंग का सिस्टम है। तो आपके पास अगर सिस्टम नहीं है तो सिस्टम हायर कर सकते हो। शुरू में अगर आप टीम नहीं बना सकते हो, टीम हायर कर सकते हो, बाद में धीरे धीरे अपनी टीम बना सकते हो। लेकिन मार्केटिंग को एक कंपलसरी और इंपॉर्टेंट एक्टिविटी मानिए, और साथ ही साथ में ब्रांडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 13th पॉइंट है एम्प्लॉय ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। आप हर काम नहीं कर सकते हो, आप बहुत एनर्जेटिक हो सकते हो, आपने भयंकर ट्रेनिंग लेके रखी हुई है, लेकिन आपका टीम जो है ना वो सुस्त है। आप बहुत सारा बकबक करते हो या बोलते हो, अच्छी चीजें बोलते हो, उनको लगता है बकबक कर रहा है, क्या रोज आके सुनाते रहता है, पता नहीं क्या सीख के आता है, कौन सा घुंटी लेके आता है और हमारे ऊपर आके उड़ेल देता है। तो फिर उससे अच्छा है कि जो आपने सीखा है उसको बहुत अच्छी तरीके से सिखाओ। सर मेरे पास टाइम नहीं है, दुनिया भर के ट्रेनर बैठे हुए हैं, हर कोई हेल्प करने के लिए लगा हुआ। आप चाहो तो हमारी टीम से भी बात कर सकते हो, जिससे चाहो उससे बात करो। ट्रेनिंग का सिस्टम अपने टीम का जरूर चालू रखो, वो अपग्रेडेड रहेंगे, अपडेटेड रहेंगे और मोटिवेटेड रहेंगे। 14 पॉइंट है डाटा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। आपका सारे कस्टमर का डेटा कोई और दूसरा देखना नहीं चाहिए, सबके पास में एक्सेस का लिमिटेशन रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि हमारे कस्टमर की जानकारी हमारा स्टाफ ही दे पा रहा है, सारा एक्सेस हमने उनको दे के रखा हुआ है। कोई भी हमारा कॉम्पिटिटर हमारी जानकारी लेकर चले जा रहा है, हमारे ऑफिस से, हमारे फाइनेंस के ऑफिस से जानकारी लेकर किसी कस्टमर के साथ में कुछ गलत हो जा रहा है किसी भी तरीके से, तो वो, और गलत हो या ना हो, हमको अपने कस्टमर का डाटा सिक्योरिटी और प्राइवेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये बहुत बड़ा ब्रांडिंग भी है, ट्रस्ट है सामने वाले को बताना कि बॉस तुम्हारा डेटा हमारे पास में 100% सिक्योर है, राइट। लास्ट पॉइंट है मेजर एंड एनालाइज परफॉर्मेंस। आप जो भी करते जा रहे हो, इतनी सारी बातें हमने कर दी, अगर आपने पॉइंट बनाया, अगर आपने चार्ट बनाया, अगर मतलब बना लेना, राइट, और आप वीकली अपना मेजरमेंट कर लीजिए कि आपने कितना चीज़ों को सोचा था और कितना चीज़ें कर लिया, कितना चीज़ों का टारगेट बनाया था, कितना चीज़ कर लिया, कौन सा प्रोसेस बनाने का सोचा था, कौन सा चीज़ आपने कंप्लीट कर लिया। ये सारी चीज़ों को एनालाइज भी करना है और साथ ही साथ इंप्रूव भी करना है। ऐसा आप करते जा रहे हो, आपका फाइनेंस बिजनेस ज़बरदस्त चलेगा। आप जानते हैं मेरा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना, तो बने रहेगा मेरे साथ। आपका दिन ज़बरदस्त और शुभ हो।